नमस्ते। मैं हूँ हितेंद्र और आप देख रहे हैं पृथ्वी। CUET की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज एक जो मांग थी कि टाइड्स और एप्स से लेकर के कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो काफ़ी टेक्निकल होते हैं, वो उनका जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल सा होता है, वो काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं। लेकिन उस ट्रिक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाना बहुत मुश्किल होगा, टाइम कम है, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो हम उन 2-3 आयामों को, डायमेंशंस को देखने की कोशिश करेंगे जहाँ से आपका क्वेश्चन ठीक हो पाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ज्वार और भाटा। ये जो चैप्टर है वो है ज्वार व भाटा। इनको हम लोग देखेंगे। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। मान लीजिए आपने टाइप्स ऑफ टाइड्स इसको देखा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइड्स ये देख ही लिया होगा आपने। जनरली वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। प्रश्न आता है कैलकुलेटिव तरीके से कि अगला ज्वार फलां स्थान पर कितना विलंब से आएगा, कितना जल्दी आएगा, मून की रोटेशन या रिवोल्यूशन को आधा कर दें या डबल कर दें, अर्थ के रोटेशन या रिवोल्यूशन को आधा कर दें या डबल कर दें, इस तरह से। तो उसी चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी के 2 स्थान हैं। एक स्थान ये ए है और दूसरा स्थान बी है। ए जो स्थान है वो हमने 100 डिग्री ईस्ट लिया है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 100 डिग्री पूर्वी देशांतर, और जो बी स्थान है वो है 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसके और इसके दोनों के बीच का अंतर हो गया 180 डिग्री देशांतर। आप ये मत देखिएगा कि 100 माइनस 80 बराबर 20 हो गया। इनके बीच में 180 डिग्री का अंतर है। ठीक बात है। ये 2 स्थान हमने चुन लिए हैं। एक को हमने ए कहा, एक को हमने बी कहा। एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। चूंकि गोलार्ध अलग अलग हैं, इस वजह से इन दोनों के बीच का अंतर 180 डिग्री हो जाता है। ये चंद्रमा है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 14 मार्च 2025 को, मतलब आज के दिन सुबह की बात कर रहे हैं, सुबह 7 बजे की। सुबह 7 बजे क्या हुआ? ये जो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 100 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यहां पर एक टाइड होता है, ज्वार आता है सुबह 7 बजे। ठीक है। ये जो टाइड आया, ये ए स्थान चंद्रमा की सीध में है। ये 2 स्थान है, एक चंद्रमा के सामने है और दूसरा उससे 180 डिग्री दूर है। 180 डिग्री का मतलब पृथ्वी के जो देशांतर हैं टोटल वो होते हैं 360 लॉन्गिट्यूड्स। तो 180 डिग्री देशांतर का मतलब हुआ कि आधी पृथ्वी के बाद, यानी इस स्थान के बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा, बिल्कुल पीछे वाला, ये वो स्थान है बी। तो जो ए स्थान है वो मून के सामने है। यहां पर चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण, ड्यू टू द टाइडल फोर्स क्रिएटेड बाय द मून, यहां एक ज्वार का अनुभव किया जाता है, टाइड का अनुभव किया जाता है। ये जो ज्वार आता है, यहां प्रश्न बन सकता है, ये जो ज्वार आएगा वो चंद्रमा के टाइडल फोर्स की वजह से आएगा। और जो ज्वार चंद्रमा के टाइडल फोर्स की वजह से आता है और वहां आता है, जो हिस्सा पृथ्वी का चंद्रमा के सामने होता है, उसे डायरेक्ट टाइड के नाम से जाना जाता है। इसे प्रत्यक्ष ज्वार कहा जाता है। प्रत्यक्ष, ये हो गया प्रत्यक्ष ज्वार। ठीक बात है। ठीक उसी समय 7 बजे पृथ्वी के दूसरे हिस्से में, यानी ए के जस्ट पीछे, बिल्कुल पीछे 180 डिग्री दूर, बी स्थान पर भी एक ज्वार आता है। यह ज्वार किस वजह से आता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएटेड बाय द अर्थ। पृथ्वी की अपकेंद्रीय शक्ति के कारण यहां पर ज्वार आता है। अपकेंद्रीय शक्ति क्या है? पृथ्वी का जो कोर है वो अपने से दूर फेंकने की कोशिश करता है, एक तरह से पुशिंग फोर्स क्रिएटेड बाय द कोर ऑफ द अर्थ। इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। एक सेंट्रीपीटल होता है, यानी अभिकेंद्रीय बल, यानी पृथ्वी जो आकर्षण बल की तरह होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह होता है कि पृथ्वी का जो कोर है वो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। और जो पृथ्वी का कोर अपने से दूर डिस्ट्रैक्ट करता है, उसे पुशिंग फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जाना जाता है। इक्वेटर पे ये सबसे ज्यादा होता है जनरली, इसी वजह से इक्वेटर पर एक इक्वेटोरियल बल्ज पाया जाता है, उभार पाया जाता है। तो इस ए स्थान के जस्ट पीछे 180 डिग्री दूर भी एक ज्वार का अनुभव किया जाता है। ये होता है पृथ्वी की अपकेंद्रीय शक्ति के कारण। ये किसकी अपकेंद्रीय शक्ति है? पृथ्वी की। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, अपकेंद्रीय बल पृथ्वी का। और चूंकि ये चंद्रमा के दूसरी तरफ है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टाइड के नाम से जाना जाता है। ये अप्रत्यक्ष ज्वार है, अप्रत्यक्ष। ये बात होगी। अब आप ध्यान रखेंगे दूसरी पोजीशन,
इस घटना के लगभग 12 घंटे बाद, मैं लगभग शब्द बोल रहा हूँ, लगभग क्यों, वो समझ में आएगा, कुछ वेरिएशन होता है कुछ मिनट्स का। इसके लगभग 12 घंटे बाद, देखिए तारीख वही है 14 मार्च 2025, 14 मार्च 2025। अब हो गया शाम के 7:26, 7:26 PM आ गया, शाम हो गई, शाम के 7:26 हो गए। अब क्या हुआ, पृथ्वी आधी घूम गई, पूरे 360 डिग्री नहीं घूमी, 180 डिग्री घूमी। और जैसे ही पृथ्वी 180 डिग्री घूमी तो ये जो स्थान था बी वो चंद्रमा के सामने आ जाता है, और ए चंद्रमा के दूसरी तरफ चला जाता है, दूसरी तरफ 180 डिग्री दूर चला जाता है। यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं। अब क्या हुआ, जो ये बी अभी दूर था वो अब चंद्रमा के सामने आ गया। देखिए 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब ये मत देखिएगा कि इस साइड में तो ईस्ट होता है, ये डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे पास 2D, ये 2D के 2 डायमेंशनल के हिसाब से हम लोग इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर अब चांद के सामने आ गया। ये स्थान बी था, जो ये था बी वो यहां आ गया चांद के सामने। और जो ए था 100 डिग्री पूर्वी देशांतर वो यहां आ गया। अब यहां बी स्थान पर जो ज्वार आएगा, जो टाइड आएगा, वो टाइडल ड्यू टू द टाइडल फोर्स ऑफ द मून, चांद की ज्वारीय शक्ति के कारण आएगा, और ये डायरेक्ट टाइड कहलाएगा, डायरेक्ट टाइड। यानी ए पर डायरेक्ट टाइड आया, उसके लगभग 12 घंटे 26 मिनट बाद बी पर डायरेक्ट टाइड आएगा। ठीक है, एक बार तो दोनों ही स्थानों पर एक साथ ज्वार आया, लेकिन उसका कारण अलग अलग है। टाइड डायरेक्ट दो डायरेक्ट जो टाइड्स हैं उनके बीच कितना अंतर आता है, 12 घंटे 26 मिनट। दो, लेकिन ये दोनों स्थान अलग अलग हैं, ए पर और बी पर। देखिए समझिए, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। पृथ्वी पर एक समय में एक स्थान पर दो टाइड आते हैं, एक टाइडल फोर्स के कारण डायरेक्ट टाइड, और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ के कारण इनडायरेक्ट टाइड। दो अलग अलग स्थानों पर एक ही समय में ज्वार आते हैं, ठीक बात है। अब देखिए, उसके लगभग 12 घंटे 26 मिनट बाद शाम के 7:26 हो गए। 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जो स्थान बी था ये चांद के सामने आ गया, यहां टाइडल फोर्स के कारण डायरेक्ट टाइड आया, ठीक बात है। इसके दूसरी तरफ यानी लगभग 180 डिग्री दूर 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर जो पीछे की तरफ आ गया, यहां पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण एक ज्वार आता है। अब ये 12 घंटे पहले 100 डिग्री ईस्ट पर कौन सा ज्वार आया था, डायरेक्ट। अब 12 घंटे बाद 100 डिग्री ईस्टर्न पर कौन सा ज्वार आएगा, इनडायरेक्ट, क्योंकि अब ये पीछे आ गया है, अब ये चांद के सामने नहीं रहा। डायरेक्ट वो होगा जो चांद के सामने होगा, इनडायरेक्ट वो होगा जो चांद से दूसरी तरफ होगा, विमुख होगा, ठीक बात है। यहां ये ज्वार आ गया 7:26 और तारीख कौन सी है, 14 मार्च। अब वापस देखिए, हम 24 घंटे का साइकिल पूरा करते हैं। इसके लगभग 12 घंटे बाद, इसके लगभग 24 घंटे बाद, और इस घटना के लगभग 12 घंटे बाद दूसरी तारीख आ गई 15 मार्च 2025। और यहां पर क्या हुआ, सुबह के 7:52 हो रहे हैं। अब क्या पोजीशन हो रही है, ये जो पोजीशन फर्स्ट थी, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, और ये थर्ड पोजीशन, लगभग जो फर्स्ट पोजीशन थी वो आ जाती है, ठीक बात है। अंतर क्या हुआ, यहां पर 7 बजे आया था, अब क्या हुआ 24 घंटे बाद 52 मिनट का अंतर आ गया। अब क्या हुआ, ए स्थान वापस चांद की सीध में आ गया, टाइडल फोर्स क्रिएट हुआ चांद का, और डायरेक्ट टाइड आ गया 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इधर 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर वापस 180 डिग्री पीछे चला गया, चांद के दूसरी तरफ चला गया। यहां पर पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय बल के कारण फिर ज्वार आया, और इसे इनडायरेक्ट टाइड कहेंगे। अब दो चीजें आप लोग समझ लीजिए, पृथ्वी के दो अलग अलग स्थानों पर जिनके बीच की दूरी 180 डिग्री देशांतर होती है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का अंतर होता है, वहां पर एक साथ दो टाइड आते हैं। जो चांद की तरफ वाला होता है वो डायरेक्ट कहलाता है, जो चांद के दूसरी तरफ होता है 180 डिग्री दूर वो इनडायरेक्ट कहलाता है, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक तो बात हो गई है। अब देखिए, दो प्रत्यक्ष ज्वारों के बीच कितना अंतर होता है, दो डायरेक्ट टाइड्स, अभी स्थान नहीं बताया गया, एक स्थान पर या अलग अलग स्थानों पर दो डायरेक्ट टाइड्स कंटिन्यू हो, उनके बीच कितना अंतर आएगा, 12 घंटे और 26 मिनट का अंतर आएगा। ये 7 बजे ये डायरेक्ट टाइड था इधर चांद की तरफ, ठीक है, और 7:26 शाम को फिर डायरेक्ट टाइड आया। यानी 12 घंटे 26 मिनट के अंतर से अंतर होता है दो डायरेक्ट टाइड्स के बीच में और दो इनडायरेक्ट टाइड्स के बीच में, ठीक है। ये दोनों इनडायरेक्ट हो गए, ये वाला
और ये वाला, ये दोनों डायरेक्ट हो गए। लेकिन इसमें क्या चीज है, स्थान अलग अलग है। एक डायरेक्ट टाइड आया ए पर, दूसरा डायरेक्ट टाइड आया बी पर 12 घंटे 26 मिनट के अंतर से। ठीक बात है, एक बात हो गई है। दूसरी बात और समझिए, एक ही स्थान पर दो डायरेक्ट टाइड्स के बीच कितना अंतर होता है, कितना गैप होता है, 24 घंटे 52 मिनट का। ये स्थान ए था 14 मार्च 2025 के सुबह 7 बजे। ये स्थान वापस ए आ गया यहाँ पर 15 मार्च 2025 को 7:52 पर। इन दोनों के बीच में, इसका मतलब एक ही स्थान पर, यहां भी ए और यहां भी ए, एक ही स्थान पर दो डायरेक्ट टाइड्स के बीच में कितना अंतर आता है, 24 घंटे 52 मिनट पर। वैसे यदि स्थान की बाध्यता नहीं हो, केवल ये कहा जाए कि पृथ्वी पर दो डायरेक्ट टाइड्स के बीच में कितना अंतर आता है, 12 घंटे 26 मिनट, एक सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा टाइडल। इस वजह से आप, ये ए की बात हो गई, बी की भी आप देख लीजिए। बी पर पहला टाइड आया सुबह 7 बजे, यह अप्रत्यक्ष ज्वार था, इनडायरेक्ट था। और बी पर दूसरा इनडायरेक्ट टाइड यानी अप्रत्यक्ष ज्वार आया 15 तारीख को 7:52 पर। इसका मतलब एक ही स्थान पर दो डायरेक्ट और दो इनडायरेक्ट टाइड्स के बीच का जो अंतर होता है वो 24 घंटे 52 मिनट होता है। ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। अब ये 2-3 प्रश्न यहां से बन सकते हैं, लेकिन जनरली जो प्रश्न ज्यादा पूछा गया है, ज्यादातर पूछा जाता है, उसको हम लोग और देखते हैं एक बार। ये देखिए, यहां से हम लोग इसको देखेंगे, हो सकता है ये आपको रिफ्लेक्शन हो रहा हो। अब फैक्टर्स देखते हैं। द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले ऑफ टाइड्स। इन ज्वारों के विलंब का कारण क्या है, उन फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, दो फैक्टर हैं, एक तो रोटेशनल फैक्टर, रोटेशन ऑफ द अर्थ, और दूसरा रिवोल्यूशन ऑफ द मून। इन दो चीजों को आप लोग ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी की घूर्णन गति और चंद्रमा की परिक्रमण गति। ये पृथ्वी की तो हुई घूर्णन यानी परिभ्रमण गति, जो पृथ्वी स्वयं अपने एक्सिस पर राउंड करती है 24 घंटे में, वो घूर्णन गति जिम्मेदार है। और दूसरा चांद की दृष्टि से क्या जिम्मेदार है, रिवोल्यूशन यानी चंद्रमा की परिक्रमण गति। ये इस विलंब का कारण है। बस इन दो चीजों को यदि आप ध्यान रख लेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जहां तक मैं समझता हूं, ईश्वर को मेरी बात खराब करवानी हो तो बात अलग है, अदरवाइज प्रश्न यहीं से आएगा जो हम चर्चा अभी कर रहे हैं। ठीक बात है। तो दो चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की घूर्णन गति और चंद्रमा की परिक्रमण गति, रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड रिवोल्यूशन ऑफ द मून। अब देखिए होता क्या है, ये मुझे लगता है थोड़ा सा ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। हाँ, ये देखिए, ये अर्थ है, ये है अर्थ, पृथ्वी है। ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये इसकी रोटेशन की डायरेक्शन है, ये वाली। ठीक बात है। इस पृथ्वी पर कोई एक स्थान है ए। अब वो पीछे वाला ए जो बोर्ड के उस साइड में हमने ए भी डिस्कस किया था, वो मत सोचिए, अब ये अलग से कर रहे हैं अपन। इस पृथ्वी पर कोई स्थान है ए, ये चांद के सामने है, ये मून है। ठीक बात है। ये अभी आज मान लीजिए 14 मार्च को सुबह 7 बजे की बात है, 7 AM। ठीक है, 14 मार्च को सुबह 7 बजे पृथ्वी का ये ए स्थान चांद के सामने था सुबह। तो यहां पर डायरेक्ट टाइड आया। अब पृथ्वी लगातार घूम रही है और लगातार घूमते घूमते ये स्थान एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है, 24 घंटे में। तो 24 घंटे बाद ये स्थान ऐसे घूम करके वापस यहां पर आ जाएगा ए। ठीक है। लेकिन चंद्रमा वहां वेट नहीं कर रहा है ए का कि नाउ आई एम वेटिंग फॉर यू। पिछले 24 घंटे से चंद्रमा वेट नहीं करेगा, वो भी अपनी प्लेनेटरी मूवमेंट के तहत गति करता रहेगा। वो रिवोल्यूशन कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। ठीक बात है। तो जब तक ए 24 घंटे में ऐसे एक राउंड पूरा करके यहां आता है, तब तक चंद्रमा यहां से यहां चला जाता है, वो भी आगे बढ़ चुका होता है। अब ए पर जो अगला ज्वार आएगा वो इस कंडीशन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि 15 तारीख को, अब आ गई तारीख 15 मार्च 2025। अब 15 मार्च को क्या होगा, ए तो यहां अपनी जगह पे आ गया सुबह 7 बजे, लेकिन चंद्रमा यहां से हटके यहां आ गया। अब चंद्रमा का जो टाइडल फोर्स है वो इस पर अप्लाई नहीं होगा। वो कब अप्लाई होगा ए पर, जब ये ए स्थान यहां पर आ जाएगा। ठीक बात है। तो ये वाला जो स्थान अभी ए पोजीशन पर था,
ये बी से आप कंफ्यूज मत हो ना, ये यहां पर तब आएगा चांद के सामने, तब यहां पर ज्वार आएगा। ठीक बात है। तो ये ए स्थान यहां पर जब आएगा तब ज्वार आएगा चांद के सामने। तो इस पृथ्वी, ये जो दूरी घूमेगी पृथ्वी का, ये स्थान इतनी दूरी तय करेगा। ये इतनी दूरी कितनी देर में तय करता है? 52 मिनट में। इसलिए अगला ज्वार कब आएगा? 15 मार्च को 7:52 पर, क्योंकि वो ए स्थान चंद्रमा के सामने आने में 52 मिनट का वक्त ले लेगा। अपने स्थान पर तो बिल्कुल 7 बजे आ गया 24 घंटे में राउंड करके, लेकिन जो चंद्रमा इन 24 घंटों में आगे निकल गया है, उस चंद्रमा द्वारा 24 घंटे में तय की गई दूरी को कवर करने में यह स्थान 52 मिनट का वक्त लेगा। इस बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इस कैलकुलेशन को हम लोग देखते हैं। देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, रोटेशन करती है 24 घंटे में। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसका मतलब 24 घंटे में टोटल मिनट कितने हो गए? 24 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये 1440 मिनट हो गए। ये इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये 0 है। ये 1440 मिनट हो गए यहाँ पे, ये 1440 मिनट में। ठीक बात है। ये तो हुआ पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी 1440 मिनट में, 1440 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस पर। अब चंद्रमा की कौन सी गति जिम्मेदार थी? इवोल्यूशन। चंद्रमा पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है उसमें 27.5 दिन का वक्त लेता है, 27.5 दिन। ठीक बात है। कितना वक्त लेता है? 27.5 दिन का वक्त लेता है। ठीक है। यानी जितनी दूरी पृथ्वी 24 घंटे में पूरा करती है, जितनी दूरी पृथ्वी 24 घंटे में पूरा करती है, उतनी दूरी को कवर करने में चंद्रमा 27.5 दिन का वक्त लेगा। एक बार मैं देखता हूं, शायद वीडियो में इंटरप्शन आया है। नहीं, मेरे ख्याल से ठीक है। ठीक है, ठीक बात है। जितनी दूरी पृथ्वी 24 घंटे में पूरा करेगी या 1440 मिनट में पूरा करेगी, उतनी दूरी को तय करने में चंद्रमा 27.5 दिन का वक्त लेगा। ठीक है। इसलिए चंद्रमा एक दिन में कितना वक्त लेगा? चंद्र, या यूं कहें कि चंद्रमा द्वारा एक दिन में, यानी 1440 मिनट में जो दूरी तय की गई चंद्रमा द्वारा, उस दूरी को तय करने में पृथ्वी कितना वक्त लेगी? मेरी बात को फिर समझिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जितनी दूरी पृथ्वी 1440 मिनट में तय करती है, यानी 24 घंटे में तय करती है, उतनी दूरी को तय करने में चंद्रमा 27.5 दिन का वक्त लेता है। पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कब करेगा? 27.5 दिन में। और पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने का मतलब पृथ्वी के चारों ओर 360 डिग्री घूम गया है। ठीक है। पृथ्वी स्वयं तो कितना वक्त ले रही है एक राउंड पूरा करने में? 1440 मिनट का। और चंद्रमा उतनी दूरी पृथ्वी के चारों राउंड करने में कितना वक्त ले रहा है? 27.5 दिन का। ये बात हुई। अब यहां ये समझिए, चंद्रमा एक दिन में पृथ्वी की जितनी दूरी तय करता है, परिक्रमा करते हुए, रिवोल्यूशन करते हुए जितनी दूरी तय करता है, उतनी दूरी तय करने में पृथ्वी कितना वक्त लेती है, ये देखने वाली बात है। तो हम 1440 को 27.5 से, यानी 27.5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आता है लगभग 52.36 मिनट्स। ये 0.36 और आता है। आप 52 को राउंड ऑफ कर दीजिए। ठीक है। इस दृष्टि से ये बात समझ में आती है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए एक दिन में जितनी दूरी तय करेगा, उतनी दूरी तय करने में पृथ्वी 52 मिनट का वक्त लेगी। ठीक है। ये यहां चंद्रमा कल था 14 मार्च को सुबह 7 बजे। यहां चंद्रमा आया 15 मार्च को सुबह 7:52 पर। ठीक बात है। ये इतना वक्त हो गया, यानी लगभग 24 घंटे का वक्त लिया चंद्रमा। लगभग बोल रहा हूं मैं, 52 मिनट का अंतर है। यहां से यहां आने में चंद्रमा को कितना वक्त लगा? लगभग 24 घंटे। ठीक बात है। एक दिन में चंद्रमा इतनी दूरी तय कर पाया, यहां से लेकर के यहां तक की। लेकिन पृथ्वी इस चंद्रमा द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी को कवर करने में कितना वक्त लेती है? ये 52 मिनट। ये 52 मिनट इस ढंग से आता है, 1440/27.5। इस तरह से ये काम हो जाता है। ये कैलकुलेशन आप लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ये जो 52 मिनट का अंतर है, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी ऑप्शन में आप देखेंगे कि ये 52 मिनट का अंतर क्या कहलाता है। तो बेटा इसे 2/55 भाग का अंतर, या इसको जब हम सॉल्व करेंगे
2/55 को, तो ये 1/27.5 हो जाता है, 1/27.5 हो जाता है। इसे इतना अंतर भी कहा जाता है, 2/55 भाग का अंतर या 1/27.5 भाग का अंतर, क्योंकि 27.5 का ही भाग लगाया ना हमने। 1440 का मतलब एक दिन, और नीचे हो गया 27.5। इस तरह से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये भी कभी कभी आपके ऑप्शन में हो सकते हैं, यदि प्रश्न इस तरह से आए तो आप लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए वो ट्रिक क्या है जो आपको ध्यान देनी है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। हो सकता है आप लोगों को ठीक ठीक दिख पा रहा हो। अब देखिए दो चीजें, जो दो फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किए थे, एक तो अर्थ का रोटेशन और एक था मून का रिवोल्यूशन। तो अर्थ के रोटेशन से दो प्रश्न बनते हैं। यदि अर्थ के रोटेशन की स्पीड को, अर्थ के रोटेशन को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, अर्थ के रोटेशन को हाफ कर दिया जाए, स्पीड को हाफ कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक इसी तरह से मून के रिवोल्यूशन को लेकर के दो प्रश्न बन सकते हैं। मून के रिवोल्यूशन की स्पीड को डबल कर दी जाए तो क्या होगा, और मून के रिवोल्यूशन की स्पीड को हाफ कर दिया जाए तो क्या असर होगा। ये चार डायमेंशन है जहां से ज्यादातर प्रश्न पूछता है और आपको फंसाने की कोशिश होती है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। अर्थ के मामले में देखते हैं, अर्थ का रोटेशन, अर्थ की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति यदि डबल कर दी जाए, यदि अर्थ का रोटेशन डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, डिले कितनी देर का होगा। अब दोस्तों अर्थ का रोटेशन ये डबल हो गया, स्पीड डबल हो गई, क्या हुआ, स्पीड डबल हो गई। तो डबल होने का मतलब ये हुआ कि ये जो दूरी अर्थ 52 मिनट में तय कर रही थी एक स्टैंडर्ड पोजीशन में, अर्थ का रोटेशन डबल हो गया। यानी अब तक अर्थ एक रोटेशन पूरा कर रही थी 24 घंटे में, और यदि उसकी स्पीड को हम डबल कर दें तो अब एक रोटेशन कितनी देर में पूरा करेगी, 12 घंटे में। जब 12 घंटे में पूरा करेगी तो ये जो ए है, इस ए को चांद के सामने आने में कितना वक्त लगेगा, फिर चांद यहीं तक पहुंच पाएगा यदि अर्थ की रोटेशन स्पीड डबल होगी तो यहां आने में कितना वक्त लगेगा, आधी दूरी हो गई ना, 26 मिनट। तो यदि अर्थ के रोटेशन को डबल करने की बात हो तो डिले कितना होगा, 52/2 यानी 26 मिनट का। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि अर्थ के रोटेशन को हाफ कर दिया जाए, उसकी स्पीड जो है उसको आधा कर दिया जाए। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करेगी। अब यदि रोटेशन की स्पीड को हम लोग आधा कर दें तो क्या होगा, अब एक चक्कर कितनी देर में पूरा करेगी, 48 घंटे में। 48 घंटे में पूरा करेगी, इसका मतलब बहुत उसकी स्पीड स्लो हो गई है। इसका मतलब अब तक ये जो ए स्थान चांद तक आने में 52 मिनट का वक्त ले रहा था, अब चांद तब तक यहां, क्योंकि चांद तो अपनी परिक्रमण गति से चले जा रहा है, चांद की स्पीड में फर्क नहीं पड़ा है, तो तब तक चांद, क्योंकि अब अर्थ 48 घंटे में ग्राउंड करेगी बहुत धीरे धीरे धीरे, तब तक चांद यहां पहुंच चुका होगा। और यहां पहुंच चुका होगा तो अर्थ को ये जो स्थान जहां पर अभी ज्वार आया था उसको यहां पहुंचने में डबल वक्त लगाना पड़ेगा। रोटेशन की स्पीड आधी हो गई, आधी होने का मतलब अब रोटेशन 48 घंटे में पूरा होगा, और ये बात होगी तो उसको डबल वक्त लेना होगा। 52 × 2 52 मल्टीप्लाइड बाई 2, 104 मिनट का वक्त लगेगा। 104 मिनट देरी से ज्वार आएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं मून की। मून्स रिवोल्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले इन अपकमिंग टाइड। ठीक है, तो डिले समझ लिए, मतलब वो डिले जल्दी होगा या कितना जल्दी आएगा या कितना देर से आएगा, ये देखेंगे हम लोग। तो मून के रिवोल्यूशन को यदि हम डबल कर दें तो क्या होगा, मून के रिवोल्यूशन को यदि डबल कर दें, पृथ्वी अपनी स्पीड से चल रही है, 24 घंटे में ग्राउंड कर रही है, लेकिन चंद्रमा की परिक्रमण गति डबल हो गई है। अब तक वो 27.5 दिन में एक राउंड कर रहा था, अब 27.5 का आधा, लगभग 13 साढ़े 13 दिन में एक राउंड पूरा करेगा। इसका मतलब चांद दुगनी गति से आगे जा रहा है, डबल स्पीड से जा रहा है। तो अब तक नॉर्मल कंडीशन में चांद यहां से यहां पहुंचा था, अब स्पीड इसकी डबल हो गई, रिवोल्यूशन हो गया, रिवोल्यूशन डबल हो गया, तो चांद यहां से यहां की बजाय यहां पहुंच जाएगा।
ठीक है, पृथ्वी अपनी नॉर्मल कंडीशन में चल रही है, इसलिए इस स्थान को यहां आने में डबल वक्त लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, डिले कितना होगा, 52 मल्टीप्लाइड बाई 2, 104 मिनट देरी से ज्वार आएगा, टाइड आएगा 104 मिनट की देरी से, ये ध्यान रखेंगे। अब एक कंडीशन हो सकती है, मून की जो रिवोल्यूशन है उसको आधा कर दिया जाए, हाफ, रिवोल्यूशन की स्पीड आधी कर दी जाए। इस कंडीशन में क्या होगा, पृथ्वी अपनी नॉर्मल गति से चल रही है, 24 घंटे में एक राउंड कर रही है, एक जो रोटेशन है वो 24 घंटे में कर रही है, लेकिन चांद की जो रिवोल्यूशन की स्पीड थी, जो वेलोसिटी थी, वो आधी हो गई, अब बहुत धीरे धीरे चल रहा है। इसका मतलब चांद यहां से नॉर्मल कंडीशन में तो यहां आ रहा था, अब आधी स्पीड करने से वो यहीं पे आएगा, और यहां आने का मतलब ये जो ए स्थान है वो यहां से यहां जाने की जरूरत नहीं है, चांद यहां है तो इसकी सीध में आने में कितना वक्त लगेगा, 52 का आधा, 52 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 26 मिनट देरी से आएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब ये तो हुई सीधी सीधी बात। अब ये ध्यान रखना है, यदि प्रश्न में आए कि अर्थ के रेवोल्यूशन को आधा कर दिया या डबल कर दिया तो ज्वार कितनी देरी से आएगा, नो चेंज, नॉर्मल कंडीशन में आएगा, क्योंकि अर्थ का रोटेशन प्रभावित करता है, रेवोल्यूशन प्रभावित नहीं करता। यदि प्रश्न की भाषा ऐसी हो कि मून्स रोटेशन को डबल कर दिया जाए या उसे हाफ कर दिया जाए, देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि मून के रोटेशन का फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा, मून का रोटेशन और अर्थ का रेवोल्यूशन, ये दो शब्द यदि आपके प्रश्न की भाषा में आए तो आप नॉर्मल कंडीशन की बात करना। यदि दो प्रत्यक्ष ज्वारों की बात हो रही है तो 24 घंटे 52 मिनट की देरी से आएगा, दो अप्रत्यक्ष ज्वारों की बात हो रही है तो 24 घंटे 52 मिनट की देरी से आएगा। एक प्रत्यक्ष के बाद दूसरे अप्रत्यक्ष ज्वार की बात आएगी तो फिर 12 घंटे 26 मिनट की देरी से आएगा, नॉर्मल कंडीशन होगी। आपको केवल इन 4 कंडीशंस का ध्यान रखना है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत जल्द हमारा स्टूडियो सेटअप होगा, फिर हम वापस उसी अंदाज में आएंगे। लैब असिस्टेंट के लिए बहुत शानदार कोर्स हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग बात कीजिएगा। आपको CUET एग्जाम के लिए अनगिनत और अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सभी का CUET में चयन हो। बहुत सारी शुभकामनाएं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।